जय हिंद साथियों। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। दंगे को ढाल बनाकर उत्तराखंड का कांस्टेबल बन गया कातिल। उत्तराखंड पुलिस में तैनात एक सिपाही की बीवी को मजदूर से प्यार हो गया। फिर ब्लैकमेलिंग में रची गई एक कहानी, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 8 फरवरी 2024 का यह वाकया है। उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन नैनीताल ज़िले के कस्बा या शहर कह सकते हैं हल्द्वानी, वहाँ पर एक थाना लगता है बन भूलपुरा। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम जाती है। दरअसल टीम को हटाना था अतिक्रमण, और अतिक्रमण हटाने के दौरान ही मजार और मदरसा भी सामने पड़ जाता है। इसी बीच बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते हिंसा फैल जाती है। हिंसा कुछ इस कदर फैल जाती है, आगजनी फैल जाती है। साथ ही जिसके हाथ में था वो पुलिस और प्रशासन पर वैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस को गोलियां चलानी पड़ रही थी, और देखते ही देखते लगातार गोलियां चल रही हैं। तो कहीं कोई वाहन चल रहा है, कहीं किसी का घर चल रहा है, कहीं किसी का कुछ नुकसान हो रहा है। इस तरह से इसी बीच लगभग 6 लोग इस हिंसा में मारे जाते हैं। 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और हिंसा को पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से शांत कराया। शांत कराने के बाद इसी बीच में जो घायल होते हैं उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, और जो लोग मर जाते हैं उन लोगों को पोस्ट हाउस पहुंचाया जाता है। इन सब का पोस्टमार्टम चल रहा था। डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे थे, और पोस्टमार्टम करते करते डॉक्टर साहब की नज़र एक लाश पर पहुंचती है। उस लाश को देखने के बाद तुरंत ही पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि मैं एक लाश देख रहा हूं। इस लाश को देखने के बाद मुझे कुछ अटपटा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये हिंसा में नहीं मारा गया, बल्कि इसके साथ कुछ और हुआ है। दरअसल पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है, यानी कि यहाँ जो एसएसपी होते हैं पूछते हैं, तो बताता है डॉक्टर कि इससे राइट साइड में जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गोलियाँ ऐसे मारी हैं जैसे किसी को बहुत अच्छे से निशाना आता है। अब एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति को 3 गोलियाँ लगातार आखिर कैसे लग सकती हैं? क्योंकि जहाँ पर गोली लगी वहाँ पर एक गोली लगने के बाद व्यक्ति गिरकर मर सकता है, दूसरी गोली उसको पास में जाकर मारनी ही पड़ेगी। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जांच पड़ताल करने के बाद जो सच सामने आता है वो वाकई अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। अब यह घटना एक तरफ तो चलती है इस वन भूलपुर इलाके में जो हिंसा फैली है, दूसरी इस हिंसा की जो खबर थी वो पूरे देश भर में फैल जाती है। दूसरी इस घटना के साथ पूरी घटना जो फैली, किसी ने अपनी रंजिश का इस तरह से कैसे बदला लिया। ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला नैनीताल, और नैनीताल का ही एक शहर जिसका नाम हल्द्वानी है। दरअसल एक व्यक्ति जिसने 10 फरवरी 2024 को, जो कि बिहार प्रदेश से ज़िला आरा और इलाका लगता है भोजपुरा, इसी भोजपुरा इलाके का एक गांव लगता है जिसे छीने गांव नाम से जाना जाता है। अंकित कुमार वह फ़ोन मिलाता है, हालांकि पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था फ़ोन मिलाने की, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। वह परेशान हो जाता है। आखिरकार एक बार घंटी बोल जाती है। जैसे ही घंटी बोलती है उधर से आवाज़ आती है, हेलो कौन बोल रहा है? इधर से अंकित गुस्से में बात करता है, कहता है हम तुम्हारे जीजा बात कर रहे हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता साले, तुमने फ़ोन अपना बंद क्यों करा हुआ है? जब इतना कहा तो उधर से वह व्यक्ति कहा कि मैं उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बात कर रहा हूं, आपको किससे बात करनी है? तो उधर से वो व्यक्ति थोड़ा संभलता है, और उसे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ शायद कहीं से मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए बताता है कि साहब मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बिहार प्रदेश के ज़िला आरा का रहने वाला हूं। यहाँ मेरा जो साला है वो कई दिन से लगातार उसको फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। अब फ़ोन मिला है तो आपने फ़ोन उठाया। इस तरह की जब बातें उस व्यक्ति
ने बड़े शालीनता के साथ कहीं तो पुलिस ने बहुत ही आराम से कहा कि भाई तुम्हारे साले की हिंसा में मौत हो चुकी है, यानी कि वो मारा जा चुका है। जैसे ही यह बात उसके लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी अंकित से थोड़ी सी जानकारी और ली जाती है और उसे यह भी कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ हल्द्वानी में जाओ और यहाँ पर आने के बाद फिर बाकी बात बाद में करेंगे। दरअसल इस पुलिस वाले को जो जानकारी देता है वो कहता है कि मरने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम प्रकाश कुमार सिंह है, जिसके बाप का नाम श्याम देव सिंह है, जो कि इसी उत्तराखंड बिहार प्रदेश के जिला आरा के छीन गांव का रहने वाला है। बेहद गरीब परिवार है, 5 बहनें 2 भाई होते हैं। सबसे बड़ा भाई यही था जो मर चुका है। 5 बहनों में 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनें और एक छोटा भाई अभी कुंवारा है। घर में जो पैसा भेजता था बाप और माँ मेहनत मजदूरी करके इधर उधर खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ पूछा गया कि हल्द्वानी क्यों आया था तो कहा कि हल्द्वानी पहली बार आया था, पुलिस को यहीं पर कुछ शक होता है। आखिरकार ये कैसे बोल रहा है। उधर पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब ये लाश मिली थी तो लाश मिलने के साथ ही उसकी जेब में 50 रुपये रखे थे, एक मंगलसूत्र रखा हुआ था, एक आधार कार्ड रखा हुआ था और इसकी लाश मिल जाती है। साथ ही इसको 3 गोलियां मारी गई थी। 3 गोली क्यों लगी हैं, यही पुलिस के लिए एक सवाल था। अभी तक तो ये पुलिस परेशान थी। क्योंकि यहाँ पर घूम रहा है तो पता चलता है कि मजदूरी करने के लिए आया है। पुलिस ने जैसे ही अपने इसके CDR निकलवाया, यानी कि मोबाइल की जो कॉल डिटेल होती है, किससे इसकी बातचीत होती है, कब यह आता है जाता है, क्या है, इसके बारे में जो पूरी जानकारी मिल जाती है। पुलिस ने जब प्रकाश कुमार सिंह की CDR इनकी डिटेल कॉल निकलवाई, ज़िले का एक इलाका लगता है सितारगंज का ही एक जीत शक्ति फार्म, वहाँ का रहने वाला सूरज बाइन, इससे इसकी बातचीत हुई थी, यानी कि इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला पहले से ही चलता रहा था। 2.5 साल पहले यह कहानी शुरू होती है। 2.5 साल पहले जिस व्यक्ति का नाम था प्रकाश सिंह, वो बिहार प्रदेश के उत्तराखंड सितारगंज यानी कि उधम सिंह नगर ज़िले में आता है। मेहनत मजदूरी करने के लिए इसी सूरज बाइन से इसकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो इस मजदूर लड़के जो कि प्रकाश सिंह इसका नाम होता है, सूरज के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। जैसे वो सूरज के घर आता जाता था तो सूरज के परिवार वाले इस लड़के को बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद से यहाँ से निकल आता है, यानी कि सीधा यहीं पहुँच जाता है मजदूरी करने के लिए, कुछ नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, इसीलिए मजदूरी करता है। वह अपनी कहानी बताता है तो सूरज को उस पर दया आती है। कहता है कि ठीक है तो मेरे घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे सूरज की एक बहन होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका यह पहले तो दीदी नमस्ते से करता था, लेकिन पहले दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और मौका पाते ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित कर बैठते हैं। जब मन करता था, जब मौका मिलता था, तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इस बात की जानकारी ना तो लड़की के परिवार वालों की थी और ना ही लड़के से जुड़े घर वालों की थी। अब आराम से यह मजदूर भी मजदूरी करता था, इसके घर भी आता जाता था, लेकिन मौका पाते ही इस लड़के के ने जिसका नाम प्रकाश होता है, प्रकाश ने अपनी दोस्त की बहन यानी कि प्रियंका से कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिए। शुरू में तो वह अपनी मर्जी के साथ आती जाती थी, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वो मना करती थी। उसने उसके फ़ोटोग्राफ उनकी और उसका वीडियो दिखाया। अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जब आने लगी तो मजदूरी में आने लगी। इसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि ये मौका मिलता था। क्योंकि गरीब आदमी था, उसने पैसे भी उतारने शुरू कर दिए और उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए।
अब पैसे की आती है तो ये दूर हटने की कोशिश करती थी। इसी बीच में इसको अपने आना जाना था, अपने घर बिहार जाना था। यह अपने बिहार चला जाता है। वह जब बिहार जाता है तो वहीं से प्रियंका का फ़ोन करता था और मैसेज करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। कहता था कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे इन फ़ोटो और वीडियो को वायरल कर दूंगा। जब प्रियंका इसकी लगातार डिमांड से परेशान हो जाती है तब वो अपने पति से बताती है। पति का नाम था अविरेंद्र सिंह और जो चौगलिया एक थाना लगता है वहाँ वो कांस्टेबल होता है, यानी कि वह महिला शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बाद भी एक व्यक्ति यानी मजदूर के साथ प्रेम प्रसंग में बन जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। एक अनैतिक रिश्ते में बनकर ब्लैकमेलिंग का लगातार शिकार हो रही थी। जब हद से बात ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तब वो अपने पति को बताती है। अब पति उसका सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो करें क्या। तभी एक प्लान बनाया जाता है। उसने कहते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति को बुलाओ। अपनी पत्नी से कहता है कि जब तुम इससे फ़ोन पर बातचीत करोगी तो उससे कहना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। जैसे ही प्रियंका से बात कही गई, प्रियंका इस बात को लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने जो कहा था उसे वो करना ही था। अगर नहीं करती तो शायद पति उसका कुछ और तरीका अपनाता। अब 6 फरवरी 2024 को तय हो जाता है उसके आने का, यानी कि वह बिहार से चलता है और सीधा उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड पहुंच जाता है। 2 दिन में यानी कि 8 फरवरी 2024 को उसे बुलाया जाता है हल्द्वानी। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो वन भूलपुरा एक इलाका है लगता है, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम गई हुई थी इलाके में कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान ही पब्लिक और प्रशासन और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है, हिंसा भड़क जाती है, आगजनी हो जाती है। जैसे जहाँ देखो वहाँ से गोलियाँ की आवाज़ आने लगती हैं। कोई गोली चला रहा है तो कोई पथराव कर रहा है। देखते ही देखते कहीं वाहनों में आग लग रही थी। इसी बीच में एक वायरलेस किया जाता है। वायरलेस ये किया जाता है कि हल्द्वानी का मन भूलपुरा जो इलाका लगता है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को भेजा जाए ताकि स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए। जैसे ही मैसेज वायरल हो रहा था, यानी कि सेट चल रहा था, पुलिस प्रशासन के तो इस मैसेज को जो वीरेंद्र होता है, वीरेंद्र सिंह भी सुन रहा था, यानी कि प्रियंका व पति भी सुन रहे थे। यहाँ तक तो पूरी प्लानिंग बिल्कुल ठीक थी। उसको बुलाकर, यानी कि प्रकाश को बुलाकर हत्या करनी थी और कहीं और मारना था। तभी इसके दिमाग में खटकता है। वह अपने साले से कहता है कि तुम एक काम करो, उसे हल्द्वानी में वन भूलनपुर इलाके में बुलाओ, वहाँ पर इलाका लगता है गोलापार, उसे कहकर वहाँ पर लेकर आ जाओ। यहाँ पर हिंसा भड़की हुई थी। मौका देखते ही उसने कहा तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उनको तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो। इसी बीच में इनकी कहासुनी होती है और कहासुनी के बीच ही जब प्रकाश की अपनी बात शायद अड़ग रहता है, ऐसा पुलिस के खुलासे में बताया जाता है और मौका मिलते ही उसको एक के बाद एक मतलब लगातार 3 गोलियां मारी जाती हैं। जैसे 3 गोलियां लगती हैं वो ढेर हो जाता है, मर जाता है। गोलापार बाईपास के पास उसकी लाश को फेंक देते हैं। जब पुलिस ने तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो यहाँ घटनास्थल के आसपास 6 लाशें मिलती हैं। साथ ही लगभग 200 लोग घायल मिलते हैं। जब उनकी लाश मिलती है, उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इस घटनाक्रम से पूरे के पूरे मामले में इस व्यक्ति का कोई लेना देना था ही नहीं। अगर लेना देना था और लोगों का था तो ये सिर्फ प्रेम प्रसंग यानी अवैध संबंधों की वजह से मारा गया। इसी बीच में जब एसएसपी ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसमें पता चलता है कि मुख्य आरोपी जो होता है वीरेंद्र सिंह, जो कि गांव ओला का वीरद्दी खटीमा उधम सिंह नगर जिले के रहने वाला होता है। प्रियंका उसकी पत्नी होती है जो कि ओला वृष्टि गाँव के रहने वाली होती है।
जो उधम सिंह नगर में लगता है उसका साला होता है जिसका नाम सूरज बाइन होता है। साले का एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रेम सिंह होता है। साथ ही एक और साथी होता है जिसका नाम नईम खान होता है। इन 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रियंका अभी भी पुलिस की कस्टडी से फरार है। उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो चारों पुरुष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रियंका पूरी कहानी, बाकी जो बची हुई कहानी वो बताएगी। क्या वो वाकई सचमुच से उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्या उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी, फ़ोटो बनाए थे, या फिर उसके पति वीरेंद्र सिंह को उसकी पत्नी के और मजदूर के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, इसलिए अपने साले के साथ मिलकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जो भी होगा वो प्रियंका के बयानों के आधार पर ही आगे की कहानी का पता चल सकेगा। लेकिन जितनी कहानी पता चली वो कहानी आपको सुनाई गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।